नमस्कार. फॉर्च्यून फाउंडेशन नागपूर तर्फे आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 या शिक्षा नीतीच्या विविध पैलूंवर चर्चा करण्याच्या अनुषंगाने शिक्षण मंथन अंतर्गत 9 दिवसीय चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलं. त्या चर्चासत्राच्या 6व्या दिवशी मी मंचावर विराजमान मान्यवरांचं आणि या फेसबुक लाईव्हमध्ये जे कोणी सम्मिलित झालेल्या त्या सगळ्यांचं आणि फॉर्च्यून फाउंडेशनच्या वतीने स्वागत करतो. मित्रांनो, आजचा विषय आपला आहे विद्यार्थ्यांचं पार्टिसिपेशन, विद्यार्थ्यांची भागीदारी. ही राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 ही जी नवीन शिक्षा नीती आली आहे ही भारत केंद्रित शिक्षा नीती आहे. या देशाच्या सुदूर अतीतात ज्या पद्धतीने शिक्षण क्षेत्राचं काम चालायचं आणि ज्या पद्धतीने सर्व गुणसंपन्न अशा पद्धतीचे आणि विद्यार्थी जगाला या शिक्षण पद्धती दिलेली आहे, त्या धर्तीवर त्या आधारावर ही जी नवीन शिक्षा नीती आलेली आहे त्या शिक्षा नीतीमध्ये विद्यार्थ्यांची काय भागीदारी आहे हे आपल्यासमोर याची चर्चा करण्याकरता आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहे आदरणीय मुकुलजी कानेटकर. आदरणीय मुकुलजी पूर्णवेळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं संघ कार्य करतात. कन्याकुमारी येथे विवेकानंद केंद्राचं कार्य हे ते सांभाळत होते आणि ते सांभाळतानाच त्यांनी ग्वाल्हेर, जोधपूर, अजमेर, दिल्ली, भोपाळ इत्यादी ठिकाणी विवेकानंद केंद्राचं कार्य केलेलं आहे. विवेकानंद केंद्राच्या माध्यमातून मध्य प्रदेश सरकारच्या वतीने एकावेळी 22,000 विद्यार्थ्यांना योग शिकवण्याचा जो विश्व रेकॉर्ड आहे तो देखील त्या विश्व रेकॉर्डाचे जनक आदरणीय मुकुलजी हे राहिलेले आहेत. 2012 पासून भारतीय शिक्षण मंडळ याचे कार्य राष्ट्रीय सहसंघटन मंत्री म्हणून ते जबाबदारी सांभाळत आहेत. आज आपण पाहतो की देशभरातल्या विविध क्षेत्रामध्ये मुकुलजींचं आणि जाणं असतं, चर्चा असते आणि शिक्षण क्षेत्राच्या सर्व स्तरांवर त्यांचं वक्तव्य, वक्तृत्व आणि लेखमाला या देखील प्रसिद्ध होताना आपल्याला दिसतात. मुकुलजींनी जवळपास 1000च्या वर भाषणं विविध क्षेत्रामध्ये जाऊन शिक्षण क्षेत्राच्या एकंदरीत विकासाच्या दृष्टिकोनातून आणि शिक्षण क्षेत्र कसं असलं पाहिजे या पद्धतीने केलेलं आपल्याला दिसतात. आज आदरणीय मुकुलजी आपल्यामध्ये अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमातून उपस्थित झालेले आहेत. त्यांना खरं तर त्यांनी मला पहिले म्हटलं होतं की 27-28 तारखेला एखाद दिवस मला हरिद्वारला राहावं लागेल आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी पहिले सांगितलं होतं की मी 1 दिवसात तुला वेळ देतो आणि त्याप्रमाणे त्यांचा तो कार्यक्रम सप्टेंबरच्या पहिल्या वीकमध्ये आहे आणि त्यांनी सांगितलं की 28ला मी उपलब्ध आहे. मी नागपुरात फॉर्च्यून फाउंडेशनच्या डायसवर येऊनच शिक्षण मंथन या कार्यक्रमामध्ये संबोधित करील. आज मुकुंदजी हे भारतीय शिक्षण मंडळाचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री म्हणून काम करतात आहे. देशभरात विदेशात त्यांचा वावर आहे आणि होणाऱ्या प्रत्येक शिक्षण क्षेत्रातल्या स्थित्यंतरामध्ये त्यांची सूचना अंतर्भाव हा असतो. ही शिक्षा नीती तयार होत असताना देखील विविध ठिकाणी आणि विविध अथॉरिटीजला ज्या सूचना द्यायला पाहिजे त्या त्यांनी देऊन आपलेही इनपुट्स त्याच्यात दिलेले आहेत. आज आदरणीय मुकुलजी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी फॉर्च्यून फाउंडेशनच्या वतीने आदरणीय मुकुलजींचं स्वागत करतो. आपल्यामध्ये आज दुसरे वक्ते आहेत आदरणीय प्रफुल्लजी आकांत. मी विद्यार्थी परिषदेचा कार्यकर्ता होतो तेव्हा प्रफुल्लजी शिकत असतानाच विद्यार्थी परिषदेच्या कामामध्ये रस घेताना मी त्यांना एक सामान्य कार्यकर्ता या रूपाने पाहिलेला. एक विचारांवर अडीग असलेला, कर्मठ, मेहनत करायची तयारी असलेला, रात्रंदिवस झुंजणारा असा कार्यकर्ता प्रफुल्ल आकांतच्या रूपाने विद्यार्थी परिषदेने पाहिला
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमध्ये ते काम करत असताना ते पूर्ण वेळ आणि विद्यार्थी परिषदेचं काम करतात. आपलं जीवन सर्वस्व त्यांनी विद्यार्थी क्षेत्राच्या उन्नतीकरता आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरता समर्पित केलेलं आहे. प्रफुल्लजी आकांत सध्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे राष्ट्रीय सहसंघटन मंत्री म्हणून काम पाहतात आहे आणि देशभरात त्यांचा वावर असतो. विशेष करून छत्तीसगड प्रांत संघटन मंत्री, मध्य प्रदेश संघटन मंत्री, जनजाती कार्यचे अखिल भारतीय प्रमुख या विविध कामांचा देखील त्यांना अनुभव आहे आणि त्यांनी त्या जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या एकंदरीत प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या उन्नतीकरता प्रफुल्लजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून सतत कार्यरत असतात. तेही आज आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. मी फॉर्च्यून फाउंडेशनच्या वतीने प्रफुल्लजींचं स्वागत करतो. बंधू भगिनींनो, आजचा विषय ज्या संपूर्ण विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासाकरता आणि भविष्यामध्ये राष्ट्र उभारणीकरता ज्याचं फार मोठं योगदान राहणार आहे, अशा या विद्यार्थ्यावर संस्कार, नैतिक, त्याचा सर्वांगीण विकास, सर्व कलांमध्ये त्याला निपुण करणं, त्याची सर्व प्रकारची तयारी करणं, अशा पद्धतीच्या या शिक्षण पद्धतीचा उद्देश आहे. आणि या उद्देशाप्रती पोहोचण्याकरता विद्यार्थ्यांची भागीदारी कशी राहील? विद्यार्थ्यांची भागीदारी ही वेगवेगळ्या पद्धतीने राहू शकते. विश्वविद्यालयांच्या विद्यापीठांच्या विविध निवडणुकांमध्ये त्यांनी पार्टिसिपेट करणं, त्याची पद्धती, कार्यपद्धती कशी राहील? विद्यापीठाच्या विविध कमिटीज ज्या असतात ज्याच्यामध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधित्व करतात, त्या दृष्टीने त्यांनी काय केलं पाहिजे? आपल्या महाविद्यालयामध्ये विविध प्रकारचे क्लब, विविध प्रकारच्या असोसिएशन्स या कशा पद्धतीने ते चालवणार आहेत आणि जेणेकरून या शिक्षण पद्धतीने, या पद्धतीमुळे त्या विद्यार्थ्यांना कशा पद्धतीची ऊर्जा या संपूर्ण काम करण्यामध्ये मिळणार आहे, हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. आपले सन्माननीय वक्ते या ठिकाणी उपस्थित आहे. मी सर्वप्रथम आदरणीय प्रफुल्लजी आकांत यांना विनंती करतो की कृपया त्यांनी यावं आणि आपलं मार्गदर्शन या ठिकाणी करावं. आदरणीय प्रफुल्लजी आकांत. मंच पर उपस्थित आदरणीय अनिलजी सोले व आदरणीय मुकुलजी कानिटकर, जो भारतीय शिक्षा मंडल के आप राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, एक शिक्षाविद के नाते पूरे भारत में जाने जाते हैं. आज ये जो फॉर्च्यून फाउंडेशन के द्वारा जो महायज्ञ चल रहा है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के पश्चात सही मायने में जो काम है, शिक्षा नीति के सभी पहलुओं को लोगों तक पहुंचाना, सही दिशा में पहुंचाना और इसकी स्पष्टता से समझ विकसित करना, इस दृष्टि से ये महायज्ञ का एक प्रकार से सतत 8 दिन कोई विषय को चलाना, ये वैसे वर्तमान परिस्थिति जिस तरह की है, कोविड के कारण सीधा कार्यक्रम करना, सीधा एकत्रित आना, ये संभव नहीं हो पाता है. पर मुझे ऐसे लगता है कि जो वीर होते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं. वीर लोग वही होते हैं कि जो ऐसे परिस्थिति में भी अपने विषय के साथ, अपने विचारों के साथ देश को रुकने नहीं देते और चलने के लिए प्रेरित करते हैं. तो अनिल जी वैसे ही एक व्यक्तिमत्व हैं. आपके पूरे टीम ने जो सोच समझकर सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्टिविटी बनाने का जो प्रयास किया है, मैं अक्सर कहता हूँ कनेक्टिविटी बनना ये बहुत महत्वपूर्ण है. कनेक्टिविटी क्रिएट्स एक्टिविटी, एक्टिविटी क्रिएट्स एक्टिविज्म. तो ये जो कनेक्टिविटी
के कारण ये जो एक्टिविटी बनी है, मुझे लगता है कि एक एक्टिविज्म ये विषय को लेकर बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और इसलिए मैं फॉर्चून फाउंडेशन का ये जो अभिनव प्रयोग है, उसके लिए संस्था से संबंधित सभी लोगों को, आदरणीय अनिल जी को भी बधाई देता हूँ। बहुत अच्छे वक्ताओं को यहाँ इन्वॉल्व करने का प्रयास किया। मैं वैसे शिक्षाविद नहीं हूँ, पर प्रत्यक्ष शिक्षा क्षेत्र में एक छात्र संगठन के नाते एक मूवमेंट के रूप में जो हम काम करते हैं, उस दृष्टि से ही छात्रों का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु जो है वो छात्र हैं। और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये जो बनी है, यानी 34 साल के बाद एक बहुत बड़े मंथन के आधार पर मुझे जो लग रहा है कि पूरा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यानी फ्रॉम ग्रास रूट टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम, ये जो मंथन जिस तरह से हुआ है, हर स्तर के जो शिक्षा से संबंधित लोग जो हैं वो सबके साथ संवाद करने का जो प्रयास किया, थोड़ा समय ज़्यादा लगा, परंतु कोई भी इस तरह का जो परिवर्तनकारी नीति आने वाली है उसमें मंथन बहुत जरूरी है। एक एसी कमरे में बैठकर कुछ अपनी मनगढ़ंत बातों के आधार पर कोई अगर हम नीति लाते हैं तो वो यशस्वी नहीं होती है। और इसलिए ये जो प्रयास जो किया है, एक कम्युनिकेशन यानी जनपद पंचायत से लेकर तो बड़े केंद्रों तक, हर विश्वविद्यालय परिसर में, स्कूली शिक्षकों के बीच में, ग्रामीण लोगों के बीच में, छात्रों के साथ, उद्योजकों के साथ, समाज के अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद किया है, ये संवाद के कारण ये जो शिक्षा नीति जो आई है, ये शिक्षा नीति सर्व समावेशक सर्वव्यापी शिक्षा नीति हमारे सामने आई है। और ये एक बहुत जिस तरीके से एक स्वागत योग्य कदम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, छात्रों की सहभागिता पूरे शिक्षा नीति में किस तरह से दर्शाई गई है, कैसी भूमिका छात्रों की रहेगी, इसके बारे में सोचा गया है। मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। एक है छात्र प्रत्यक्ष सहभागिता और दूसरा है पूरी शिक्षा नीति कैसी छात्र केंद्रित है, कैसे स्टूडेंट सेंट्रिक है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि छात्रों की सहभागिता तो अलग अलग माध्यमों से, यानी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो शिक्षा नीति में ये किया गया है कि ये सभी प्रकार की एक्टिविटीज जो छात्र करते हैं वो एक्टिविटीज को करिकुलम का पार्ट, यानी हम अभी तक सुनते थे कोई खेल है, सांस्कृतिक गतिविधियां है, खेल है, अन्यान्य गतिविधियां इज द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। हम सालों साल से एक शब्द सुनते थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। और इसलिए वो जो एक्सपर्टाइज इस क्षेत्र में जो होते थे, इस क्षेत्र में जो तज्ञ होते थे, वो कितने भी तज्ञ रहें, समाज में कितने भी प्रतिष्ठित रहें, तो भी वो शिक्षा में फेल्यूअर कहलाते थे। ये शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा सम्मान का, यानी इस तरह के सहभागिता के लिए बहुत बड़ा स्कोप दिया गया है, क्योंकि ये करिकुलम का पार्ट बनाया गया है। और इसलिए मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ तो मैं शिक्षित के नाते मेरे तरफ देखने की दृष्टि ये उस तरीके की दृष्टि होगी। यानी मैं अक्सर कहता था कि हमारे देश में ओलंपिक में गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिलता है, तो हमारे देश में कुछ कहावतें इस तरह के स्थापित की गई कि एक षड्यंत्र देश के साथ खेला गया। तो कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। यानी ये खेलना कूदना ये जो खराब काम है ये कोई काम का नहीं है। ये बिगड़े लोग जो रहते हैं वो खेलते कूदते, तो कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी भी बिगड़ा हुआ बेटा कहलाने के लिए खेल के मैदान में नहीं जाने देगी। और इसलिए छोटा बच्चा जब खेलने जाता है तो माँ उसको मार पीट कर पहले किताब हाथ में देती है। तो इसका महत्व जो है ये शिक्षा नीति में बढ़ाया गया है। और इसलिए इस तरह के जो क्षमता रखने वाले जो छात्र जो है उनकी सहभागिता कुल मिलाकर शिक्षा व्यवस्था में जो बढ़ाने का काम जो किया है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मल्टी टैलेंट के एक्सपोजर के लिए मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है।
और इसलिए भारत की इस तरह की क्षमता को सही मायने में मौका देने का काम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहा है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस तरह का इस विषय को उठाया गया है, जिस तरह से इस विषय के ओर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो छात्रों का केवल मैं और मेरा पुस्तक ही नहीं, तो छात्रों का सर्वांगीण विकास ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट को ध्यान में रखा गया है। और इसलिए कुल मिलाकर पहले हॉस्टल यानी क्या है, तो हॉस्टल यानी जो एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हैं, यानी मैं आर्ट्स ग्रेजुएशन, साइंस ग्रेजुएशन, इस तरह का जो शिक्षा ले रहे हैं, एमबीबीएस कर रहा हूँ या प्रोफेशनल एजुकेशन, उनके वो छात्रों के लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था होती थी। पर ये छात्रों की सहभागिता बढ़ाने के दृष्टि से इस तरह की गतिविधि में जो सहभागी होते हैं, ऐसे छात्रों के लिए भी छात्रावासों की व्यवस्था ये ऐसे केंद्रों में उपलब्ध की जाएगी कि जहां उस तरह के ट्रेनिंग्स उपलब्ध हैं, उस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध है, और वो करने के लिए वो अगर वो शिक्षा ले रहे हैं तो ऐसे छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा, छात्रावास सुविधा भी उपलब्ध की जाए। हर तरह से एक जिसको हम कह सकते हैं कि कवरिंग देना, सुरक्षा कवच देने का काम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस तरह की विविध आयाम यानी विविध पहलू जिसके क्षमता जो है उस छात्रों के लिए देने का प्रयास किया है। एक और महत्वपूर्ण पार्ट जो है कि ये शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों के सहभागिता बढ़ाने के दृष्टि से अलग अलग प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय ओलंपियाड, इस तरह की स्पर्धा परीक्षाएं, स्पर्धाओं पर भी फोकस किया गया है। यानी लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर भी स्पर्धा परीक्षाओं का आयोजन करना, अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, उसके लिए फंड लोकेशन होना, उसके क्रेडिट्स को उस कुल मिलाकर उसके पूरे भविष्य के लिए वो क्रेडिट जो रहेगा उसका उपयोग होगा। और इसलिए ये जो एक प्रकार से जो व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास जो किया है कि ये छात्रावासों की व्यवस्था केवल स्कूल कॉलेज में प्रवेश ले रहे ऐसे छात्रों के लिए नहीं, तो इस तरह का जो टैलेंट है जो वो भी कुछ तरह का प्रशिक्षण ले रहा है, उसके लिए वो व्यवस्थाओं की जो प्रयास जो किया गया है, मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है। एक और महत्वपूर्ण बात जो है कि ये सेवा है, सामुदायिक सेवा, सामुदायिक कार्य है, इसको भी एक महत्वपूर्ण स्थान शिक्षा नीति में दिया है। और ये छात्र जो है जो सेवा कार्य में इंटरेस्ट लेते हैं, कोई निःशुल्क कोचिंग चला रहा है तो मेरिट स्टूडेंट है, उसको लगता है मैं छोटे बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, तो ये निःशुल्क कोचिंग चलाने का काम करेगा, तो वो सेवा कार्य जो कर रहा है उसके कुछ क्रेडिट मार्क्स उसको मिलेंगे। यानी इस तरह का सेवा भाव को भी संभालने का, सेवा क्षेत्र को प्रेरित करने का, यानी मैं और मेरा करियर नहीं, मैं मेरे लिए नहीं तो मैं समाज के लिए। हम जो कहते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, ये हम भी तो कुछ देना सीखे का भाव को प्रेरित करने का काम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस तरह की जो सामुदायिक सेवाएं जो है, समाज के विकास के लिए जो जो छात्र काम करते हैं वो सभी को एक महत्वपूर्ण स्थान देने का काम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है। और विद्यार्थी परिषद के नाते हम बहुत सालों से एक विषय को अक्सर उठाते रहते थे कि महाविद्यालय परिसर में स्टूडेंट्स एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु छात्र है, क्योंकि बगैर छात्र शिक्षा क्षेत्र हो ही नहीं सकता। छात्र, शिक्षक, ये सभी मिलाकर शैक्षिक परिवार जो है, ये परिवार भाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए छात्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसलिए शिक्षा के संबंधित निर्णयों में, विश्वविद्यालय की एक्टिविटी के निर्णयों में छात्रों की सहभागिता ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बहुत बार ये इशू को कहा है, स्टूडेंट का सीनेट के इसमें रोल, स्टूडेंट का सिंडिकेट में रोल, स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस की हमने बात की। स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस से जो जीत कर आते हैं वो छात्र प्रतिनिधि का विश्वविद्यालय के प्रशासन को रन करने में, निर्णयों में जो भूमिका है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सभी विषयों को ठीक तरह से ध्यान देकर एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। और इसलिए एक प्रकार से
छात्रों को क्या चाहिए ये छात्र इसमें बता सकता है, और निर्णयों में अगर भूमिका महत्वपूर्ण होगी तो मुझे लगता है कि कुछ तो संघर्ष जो होता है वो समन्वय का माध्यम नहीं होने से अनावश्यक ही कई बार संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष होगा, कुछ गलत बातें, आंदोलन होगी, आंदोलन ये समाज जीवन की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है, परंतु समन्वय अगर ठीक होता है तो मार्ग निकल सकता है। और इसलिए ये शैक्षिक निर्णयों में सहभागिता के सिद्धांत को जो ध्यान रखने का प्रयास ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंट्रिक जिसको मैं कहता हूँ, स्टूडेंट फ्रेंडली, यानी छात्रों के दृष्टि से मैत्रीपूर्ण सोच एक प्रकार से, यानी ये जो वंचितों के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया है। ये जो वंचित छात्र जिनको पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं होने के कारण जो पीछे रह गए और कुछ हमारे सामाजिक कुरीतियों के कारण पीछे रह गए, ऐसे सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ग्रामीण छात्र, इकोनॉमिकल बैकवर्ड छात्र, ऐसे सभी छात्रों के लिए एक ठीक तरह से छात्रवृत्ति की व्यवस्था के बारे में, यानी जिस तरह का स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन शिक्षा में बढ़ा है, छात्रों की सहभागिता शिक्षा में जिस तरीके से बढ़ी है, उस तरीके से छात्रवृत्ति का भी विस्तार हो, इस बारे में जो कहा गया है। हमने बहुत बार ये बात कही थी, विद्यार्थी परिषद के नाते हम बार बार ये इशू उठा रहे थे कि पहले जो छात्र अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, ग्रामीण, इकोनॉमिकल बैकवर्ड, ये स्टूडेंट जो पढ़ाई करते थे, ये प्रतिशत अभी बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है, उसके अनुसार छात्रवृत्ति भी मिलनी चाहिए। अभी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, और इसलिए ऐसे सभी छात्रों के शिक्षा का लिए एक मार्ग, और इसलिए मैं जो देख रहा था कि GAR का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की जो बात की है, मुझे बहुत ये बात को मैं देखता हूँ, तो ये बात जब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा तो जो वंचित रहे हैं, शिक्षा जो नहीं ले सके, ऐसे सभी छात्रों को शिक्षा का मौका इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मिलने वाला है। और जो पिछड़ गए, वो पिछड़े छात्रों को एक हाथ देने का, शक्ति देने का, उनके विकास में योगदान सुनिश्चित करने की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आने वाली है। मुझे लगता है कि एक नया सूरज, जो वंचित रह गए हैं, एक नया सूरज उगने वाला है, उनको सबको आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। और ये एक बहुत अच्छी बात जो है कि कोई भी फेल नहीं, कोई भी नापास नहीं है, हर व्यक्ति, हर छात्र जो है जिस स्तर पे हो उसने यानी वो शिक्षा छोड़ दी, तो वो जो हर स्तर को सम्मान का, मुझे जो लगता है एंट्री एंड एग्जिट, हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत बार ऐसा होता था, जो कुछ घर की कठिनाई के कारण, आर्थिक परिस्थिति के कारण या किसी और चीज़ के कारण जो शिक्षा छोड़ देता था, उसको जीवन में बहुत अपमान की ये महसूस करना पड़ता था, वो फेल के नाते ही महसूस करना पड़ता था। कोई एक सब्जेक्ट में, एक विषय में भी अगर कोई फेल होता है तो उसको जीवन भर एक नापास के नाते, एक अयशस्वीता के नाते उसको देखा जाता था। ये अपमान से सम्मान की ओर नहीं, तुझे आवश्यकता, ऐसी कठिनाई के कारण शिक्षा छोड़नी पड़ी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो जहाँ शिक्षा छोड़ा, अगर आपने फर्स्ट ईयर में शिक्षा छोड़ा तो आप सर्टिफिकेट ओनर हो, आपके पास सर्टिफिकेट, मैंने ये सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट लिया हो, अर्जित किया हो। मैं फाइनल ईयर सेकंड ईयर में छोड़ता हूँ, मैंने डिप्लोमा अर्जित किया हो। मैं थर्ड ईयर में अगर मेरा ये होता तो डिग्री मिलेगी, और चौथा साल अगर पूरा करता हूँ तो मुझे एक रिसर्च डिग्री, एक जिसको कहते हैं विशेष डिग्री के नाते मुझे मिलेगी। और ये जो एक प्रकार से हर पॉइंट पर एग्जिट को जो सम्मान दिया है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात, छात्र हित की बात,
छात्रों के तरफ देखने का दृष्टिकोण, यानी कठिनाई में भी उसको सम्मान के साथ एग्जिट की जो ये किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। यानी किसी के भी मन में मैं कभी फेल हो सकता हूं क्या? नो, नथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल जो कहते हैं, वैसे मैं कभी फेल हो ही नहीं सकता हूं। जहां हूं वहां मेरे लिए मार्ग खुला है। तो ये द्वार खोलने का जो ये हुआ है, ये बहुत छात्रों के सपने को साकार करने का, यानी हर व्यक्ति को सपने देखने का तो मौका मिला ही है, और हर व्यक्ति को उस सपने साकार करने के लिए उसको एक सम्मान के भाव के साथ आगे ले जाने का प्रयास हुआ है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझने की आवश्यकता है, और इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। और बहुत बार छात्रों की रुचि, ये जो शिक्षा में कभी कभी ये बात ध्यान में हमें भी आती थी कि मैं अगर बीएससी कर रहा हूँ, बीएससी हमारे इसमें ग्रुप है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, सीबीजेड केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, या पीएसएम फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, तो मुझे उस समय अगर लगता है कि नहीं, मुझे ये सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के जगह मैं कोई इतिहास, कोई इस तरह का साइकोलॉजी, फिलॉसफी, संगीत, इस तरह का कोई और विषय ले सकता हूँ जो मेरे बाकी विषयों के लिए काम में आ सकता है, जीवन में मुझे रुचि है। तो ये अपनी रुचि को, हर छात्र को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा लेने का मौका, किसी भी सब्जेक्ट के साथ एक कंपार्टमेंटाइजेशन जो किया गया था, एक प्रकार से जो दीवार तोड़ने का काम किया गया, एक खुली सांस लेने का मौका, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मैं जो चाहता हूं वो जीवन में पढ़ सकता हूं। नथिंग इज कंपल्सरी, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि ये करना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, नहीं, ये करना है तो भी कोई भी चीज छोड़नी नहीं पड़ेगी। एक बहुत अच्छा, यानी मैं अक्सर, मेरे मन में जो बात आती है विकास, तो विकास कैसा होना चाहिए? डेवलपमेंट यानी विनाश विरहित विकास, यानी विनाश नहीं होना चाहिए। कोई विकास अगर होना है तो विनाश नहीं होना चाहिए। हमारा विकास हो रहा है, कई पंछी मर रहे हैं, कई पोल्यूशन के कारण कई ये हो रहा है, कई पेड़ काटने पड़ रहे हैं, क्या है? नहीं, विकास के लिए ये जरूरी है। तो ये विकास, विनाश विरहित विकास, और इसलिए मैं कुछ करियर के दृष्टि से कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ तो मेरी रुचि मुझे छोड़नी नहीं पड़ेगी। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो चीज़ करने का मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छा, यानी छात्रों के लिए बहुत अच्छी सोच ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ली है, इसको समझने की आवश्यकता है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरे शिक्षा नीति में कभी कभी मैं पहले के जब शिक्षा नीति का अध्ययन जब करता हूँ तो ध्यान में आता है कि कोई टीचर सेंट्रिक, नहीं तो फिर स्टूडेंट सेंट्रिक, छात्र सेंट्रिक, या फिर शिक्षक केंद्रित, या फिर कुछ अलग एक क्षेत्र को एक, ये पूरी शिक्षा नीति ये सभी प्रकार के लोगों को का समावेशी शिक्षा नीति है। यानी सभी प्रकार के, फिर छात्रों की भी भूमिका, शिक्षकों की भी भूमिका, शिक्षाविद को भी भूमिका, पालक अभिभावकों की भूमिका, इसमें सभी प्रकार का पार्टिसिपेशन जो रखा है, और किसी के साथ भी अन्याय नहीं तो सबके साथ न्याय, ये जो राम राज्य की जो कल्पना है, सबके साथ न्याय, सबको सटीक मौका, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से एक बहुत अच्छा मौका ये सबको देने का प्रयास किया गया है। इसको शिक्षित समझने की आवश्यकता है। तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, छात्र सीखे, छात्र पढ़े, ये तो महत्वपूर्ण पार्ट है, पर कैसे पढ़े, इस पर ये शिक्षा नीति में छात्र पढ़े, इस पर तो फोकस कई बार हुआ है, पर छात्र कैसे पढ़े, छात्र कैसे क्या पढ़े, ये दोनों बातों पर फोकस करने का काम, और इसलिए पाठ्यक्रम जो है वो छात्रों के सर्वांगीण विकास के केंद्रित पाठ्यक्रम की निर्मित, ये एक बहुत, यानी एक आत्मविश्वास, आत्मग्लानि युक्त छात्र नहीं तो आत्मविश्वास पूर्ण छात्र की निर्मित शिक्षा के माध्यम से हो, यानी जो निकलने वाला जो छात्र जो है ये न्यूनगंड वाला नहीं, तो एक आत्मविश्वास पूर्ण, आत्मबल के साथ
और एक सशक्त समर्थ भारत के निर्माण में आत्मबल के साथ आत्मविश्वास पूर्ण छात्रों का शिक्षा के माध्यम से बाहर निकलना ये समय की आवश्यकता है। जो अक्सर हम भारत माता की जय ये जो स्लोगन देते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ भारत माता की जय ये इज नॉट ए स्लोगन, ये नारा नहीं है। तो भारत माता की जय के लिए जीने वाली पीढ़ी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से खड़ा करने का एक अच्छा मौका ये शिक्षा नीति के माध्यम से दिया गया है, इसको समझने की आवश्यकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है ये जो राष्ट्र उच्च शिक्षा संस्थान जो है, यानी केवल सरकार जो छात्रवृत्ति देगी वो उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। तो एक सभी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान जो है ये संस्थानों को भी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रों के लिए फ्री शिप यानी फ्री सीट्स की उपलब्धता कराना, इसके लिए भी ये शिक्षा नीति में विशेष ध्यान देते हुए उच्च शिक्षा संस्थान को भी प्रेरित करने का काम ये शिक्षा नीति के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है, इसको समझने की आवश्यकता है। और ये बात को जब हम समझते हैं, और दूसरी बात महत्वपूर्ण है ये स्किल एजुकेशन, ये जो तकनीकी की शिक्षा, इस विषय पर यानी हर स्तर पे हर कोई भी छात्र को स्किल देना, यानी हर छात्र के पास जो कुशलता है कौशल्यता विकास के लिए विशेष ध्यान, यानी फ्रॉम मिडिल स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक इस पर फोकस किया गया है। मुझे लगता है कि ये जो है कि हम तो यहाँ महाराष्ट्र में एक सुशिक्षित बेरोजगार, ये एक बहुत बड़ी सुशिक्षित बेरोजगारांना भत्ता मिळालाच पाहिजे, सुशिक्षित बेरोजगारांची व्यवस्था झालीच पाहिजे, त्याच्यासाठी वर्षोनवर्ष सालों साल विधानसभा में आंदोलन 4000 भत्ता मिले कि 6000 भत्ता मिले, इस पर आंदोलन करते हुए दिखे। मेरे मन में हर बार प्रश्न खड़ा होता था, अगर वो सुशिक्षित है तो बेरोजगार क्यों? ये विषय को बहुत सही तरीके से एड्रेस करने का काम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है। सुशिक्षित है तो बेरोजगार हो ही नहीं सकता है, सुशिक्षित है तो उसको आत्मविश्वास आएगा ही, सुशिक्षित है तो उसकी कर्म शक्ति ये बढ़ेगी, उसके हाथ में ताकत आएगी और वो कुछ करने की क्षमता उसमें उत्पन्न करने का काम ये शिक्षा नीति, शिक्षा का महत्वपूर्ण काम है। और इसलिए ये इस तरह की जो व्यवस्था, यानी कोई भी बेरोजगार, मैंने पढ़ाई लिखाई तो कर लिया हूं, अभी मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं पढ़ लिख गया हूं, तो मैं ये काम क्यों करूं? तो पढ़ने लिखने के बाद जो काम के तरफ उच्चता और नीचता के तरफ से दृष्टि से देखने का जो शिक्षा के माध्यम से दृष्टि, जो सही दृष्टि विकसित जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी। ये सही दृष्टि किस तरीके से देखना है चीजों को, ये सही दृष्टि देने का काम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से ये देने का जो प्रयास होने वाला है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा माध्यम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनेगी। और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के दृष्टि से भी बहुत एक महत्वपूर्ण विशेष प्रयास, यानी पहले हम देखते ही थे कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाला छात्र तो बिचारा के दृष्टि से देखा जाता, वो बुद्धिमान है पर अरे ये गांव में पढ़ रहा है, इसको क्या व्यवस्थाएं होगी, कौन सी स्कूल में। यानी मैं अभी मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में प्रवास करता हूँ, कभी कभी दुख भी होता है। मैं हमारे अंतागढ़ के पीजी कॉलेज में गया, वहाँ बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वहाँ के मंत्री के आग्रह से प्रारंभ हुआ। मुझे भी बहुत ये लगा कि देखो अंतागढ़ जैसे स्थान पे एक विधायक ने आग्रह से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी लाया, कैसे छात्रों के बारे में सोच रहे। मैं उस कॉलेज में भेंट देने के लिए गया, तो कॉलेज में भेंट देने के लिए जाता हूँ तो मैंने पूछा कि चलो अपन बायोटेक्नोलॉजी लैब देख लेते हैं, तो नहीं, बोले बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ लैब नहीं है। फिर मैंने कहा कि चलो हम बायोटेक्नोलॉजी के प्राध्यापक से मिलते हैं, तो यहाँ कोई बायोटेक्नोलॉजी का प्राध्यापक नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी का कोई प्राध्यापक नहीं, बायोटेक्नोलॉजी की कोई लेबोरेटरी नहीं, और ये अभी कौन सी बैच चल रही है? तो एक बैच बीएससी हो गई है, अभी ये दूसरी बैच का सेकंड ईयर चल रहा है। विषय के लिए
प्राध्यापक शिक्षक नहीं, प्रैक्टिकल प्रयोग करने के लिए लेबोरेटरी नहीं है, पर वो छात्र बीएससी हो गया है, ग्रेजुएट हो गया है, समझने की आवश्यकता है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जिस तरह का छात्रों का विकास होना चाहिए था, अन्याय यानी फेक डिग्रीज गवर्नमेंट के द्वारा ही दी है, यानी शासकीय कॉलेज वहां फेक डिग्री जैसी हो गया, क्योंकि प्राध्यापक नहीं, लेबोरेटरी नहीं, परीक्षा कैसे देगा, कैसे पास हुआ होगा, समझने की आवश्यकता है। ये पूरे शिक्षा नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्राध्यापकों की नियुक्ति पर और टीचर्स ट्रेनिंग पर बहुत फोकस किया गया है इस पर, और इसलिए बड़े पैमाने पर शिक्षक प्राध्यापकों की नियुक्ति आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ये होगा। और साथ साथ ये स्कूल कॉम्प्लेक्स जो कंसेप्ट है, जो रूरल क्षेत्र के छात्रों के लिए भी, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी जहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचा नहीं सकते, तो एक 25-30 स्कूल के बीच में एक स्कूल कॉम्प्लेक्स होगा और बाकी स्कूल्स को उसके साथ कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। और इसलिए जो स्कूल में एक शिक्षक है, जहाँ कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसे सभी छात्र ई क्लासरूम भी अनुभव करेंगे, लेबोरेटरी भी अनुभव करेंगे, ई लाइब्रेरी भी अनुभव करेंगे, अच्छे शिक्षकों का भी अनुभव लेंगे, स्किल सेंटर भी वहाँ होगा, अलग अलग प्रकार के क्लब्स वहाँ होंगे। ये जो होगा ये बहुत अच्छी कल्पना, ये छात्रों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो अलग अलग प्रकार के क्लब्स कैंपसेस में, यानी पर्यावरण क्लब होगा, कई सेवा क्लब होगा, इस तरह की कल्चरल क्लब होगा, ऐसे अलग अलग प्रकार के क्लब के माध्यम से एक कैंपस में जीवंत महाविद्यालय परिसर, यानी शिक्षा का परिसर कैसा होना चाहिए, तो लाइव होना चाहिए। जीवंत महाविद्यालय परिसर अगर होना है तो वहाँ एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। विदाउट एक्टिविटी एक्टिविज्म संभव ही नहीं है। और इसलिए ये गतिविधि के माध्यम से गतिशीलता, तो ये गतिविधि केंद्रित शिक्षा नीति जो लाने का प्रयास किया है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों की गतिविधि के लिए अलग अलग प्रकार के क्लब बनाने का पूरा मौका, यानी फिर पर्यावरण की गतिविधि करना चाहते हैं आप, वृक्षारोपण करना चाहते हैं आप, जल बचाना चाहते हैं आप, पावर बचाना चाहते, तो उस तरह की गतिविधि जिसमें आप सही में विकास की कल्पना जो है, सही में महाविद्यालय परिसर ये विकास का केंद्र बने, महाविद्यालय परिसर एक राष्ट्रभक्ति का केंद्र बने, महाविद्यालय परिसर एक शक्ति का केंद्र बने, महाविद्यालय परिसर एक निर्माण का केंद्र बने। ये विकास का केंद्र, निर्माण का केंद्र, शक्ति का केंद्र, राष्ट्रभक्ति का केंद्र बनाने के लिए बहुत अच्छा मौका, छात्रों को गतिविधि में संलग्नित होने का मौका ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देने का जो प्रयास किया गया है, सामाजिक व्यवस्था के साथ इंटरेक्ट होने का जो मौका दिया गया है, ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ जो कनेक्ट करने का मौका दिया गया है, यानी अलग अलग प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत है, पर ये ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ नई पीढ़ी कनेक्ट नहीं हो पाती। और ये नई पीढ़ी को अगर ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ, मैं अक्सर कहता हूँ, ये व्यवस्था ऐसी है कि पढ़ाई तो कर लेते हैं, जनजाति क्षेत्र का जो छात्र है वो ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत रखता है, परंतु वो जब स्कूल में आता है तो पहले वो उसके पास जो ज्ञान है उसके ज्ञान को पोंछा जाता है और उसको फिर नया देने का प्रयास होता है। उसके पास का जो ज्ञान, ट्रेडिशनल ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान उसके पास का जो है, ये पारंपरिक ज्ञान को विकसित करने का मौका अगर उसको मिलता है तो सही मायने में वो अपने पूरे क्षमता के साथ आगे बढ़ सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिक्षा के बारे में जो कहा है कि मनुष्य के अंदर जो ज्ञान है उसको निकालने का जो काम है, वही सही में शिक्षा जो है वही है, उसको समझने की आवश्यकता है। मन की एकाग्रता को प्राप्त करना ही सही में शिक्षा है, तथ्यों को एकत्रित करना शिक्षा नहीं है। तो इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस तरह के ट्रेडिशनल नॉलेज को भी जो महत्व दिया गया है, उस तरह के ज्ञान रखने वाले लोगों को आप स्कूल में लाकर छात्रों के साथ कनेक्ट कर सकते हो और इसलिए छात्रों की उनकी तरफ देखने की दृष्टि बदल जाएगी। ये जो है ये एक महत्वपूर्ण है
ऐसा समझ में आएगा और इसलिए उसको भी संभालने का काम छात्र करेगा। इसमें इसका मतलब ये है, मुझे ऐसे लगता है कि सही मायने में माँ की ओर देखने की दृष्टि बदलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है। कई लोग करते हैं, कह रहे ये मैं अभी बाकी विषयों पे नहीं जाना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट सेंट्रिक के नाते जब मैं देखता हूँ ये ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये अंग्रेजी से दूर करने का षड्यंत्र है। मुझे लगता है ये माँ के नज़दीक ले जाने की व्यवस्था ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अपने माँ को, माँ की सही मायने में मेरी माँ को माँ की सुंदरता को अनुभव करना और उसी के साथ आगे बढ़ने का जो एक तत्व जो है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भाषा नीति वो तत्व है, उसको समझने की आवश्यकता है। और इसलिए ये एक प्रकार से छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखने वाली, यानी छात्रों का सभी प्रकार का विकास, केवल मैं और मेरी पढ़ाई, मैं स्वकेंद्रित हो जाऊं ऐसा नहीं, तो समाज केंद्रित छात्र, राष्ट्र केंद्रित छात्र, ये यानी स्व से समाज तक, ये जो बात जो है, ये सभी तरह का विकास करने का एक माध्यम शिक्षा नीति बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि सभी प्रकार के छात्रों को ध्यान में रखा गया है, सभी प्रकार के छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है। और इसलिए शिक्षा का व्यापारीकरण की बात ये जो है कि गरीब छात्र बुद्धि होते हुए भी कभी कभी अच्छा बुद्धिमान छात्र है पर पैसे नहीं है तो डॉक्टर नहीं बन सकता था। मैं ऐसे कई छात्रों को मिला कि जो अच्छे बुद्धिमान है पर केवल पैसे के कारण पीछे रह गए। पर ये शिक्षा नीति के अंतर्गत जो शिक्षा व्यवस्था में एक खर्चा बढ़ाने की बात जो हुई है, हम विद्यार्थी परिषद के नाते हम अक्सर स्लोगन लगा देते कि मांग सही है 100%, शिक्षा व्यय हो 10%। ये जीडीपी के 6% स्टेट और सेंट्रल मिलाकर जो खर्चा करने की बात जो की है, मुझे लगता है ये इतना पैसा ठीक से अगर व्यय होता है तो गरीब से गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का एक मार्ग खुलेगा। सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये छात्रों को मिले, इसका एक अच्छा मार्ग सुकर करने का काम। इसलिए सस्ती यानी कम पैसे वाली, सुलभ यानी सहजता से उपलब्ध हो, ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में सहजता से उपलब्ध हो, ये दोनों होते हुए भी गुणवत्ता उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सस्ती सुलभ के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, गुणवत्तापूर्ण के लिए बहुत सभी तरह से सोचना जरूरी है। इसलिए सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से करने का जो प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत एक नई स्थिति के नए माध्यम से एक गतिशील छात्र निर्माण का एक मार्ग ये शिक्षा नीति के माध्यम से खुलेगा। और एक बात कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा। मुकुल जी जैसे शिक्षाविद होने के पश्चात मैं इतना बोलने का धाड़स किया हूँ, तो ये तो यानी बहुत कठिन प्रसंग था। पर मैं जो अपने सही में जो छात्रों के बीच में काम करता हूँ, वही शिक्षा नीति में आने के कारण अलग कुछ बताने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है। इसको हम सब लोग मिलकर समझे। ये और एक पुस्तक क्लब, बुक क्लब के बारे में जो बात ये शिक्षा नीति में जो कही है कि वाचन से ही सही मायने में जो विकास है, जो वाचन से ये डेप्थ जो है ये बढ़ती है। और इसलिए उसकी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र तक उपलब्ध कराने की जो पुस्तक क्लब की कंसेप्ट जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही है, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय। हम 8 दिन सतत शिक्षा नीति पर अलग अलग स्वरूप में चर्चा करने वाले हैं। अलग अलग विषय को विभाजन किया गया है, कुछ विषय डबलिंग ये भी हुआ होगा। पर मुझे लगता है कि फॉर्चून फाउंडेशन, ये अनिल जी और ये ग्रुप
अलग अलग प्रकार का जो काम करते हैं, मुझे लगता है कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी कभी यहाँ की जो नाग नदी हम कहते थे, पर वो नाला बन गया, तो नाग नदी सफाई अभियान लेकर उसके ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। वृक्षारोपण के माध्यम से फलदार वृक्ष घर में लगे, इसके लिए वृक्षारोपण हर एक के घर में फलदार वृक्ष देने का एक प्रयोग किया। फिर वृक्ष दिंडी के माध्यम से प्रतिवर्ष नागपुर हरा भरा नागपुर बने, इसके लिए प्रयास किया। अभी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये ऑनलाइन कोविड का समय जब आया, तब भी पर्यावरण और आदि विषय पर अपनी गति नहीं रुकनी चाहिए, अपनी गतिविधि नहीं रुकनी चाहिए। तो इस तरह की स्पर्धाएं, परीक्षाएं, कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से वो विषय के साथ समाज को कनेक्ट रखने का जो प्रयास किया है, जोड़े रखने का जो प्रयास किया है, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के पश्चात सही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो मंथन हुआ है, ये मंथन समाज तक पहुंचाते हुए इसके क्रियान्वयन में समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि समाज अगर सकारात्मक सोच के साथ शिक्षा नीति के साथ खड़ा रहेगा और समाज का हर वर्ग इसके क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभाएगा, तो सकारात्मकता एक सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करेगी, और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ भारत एक आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध भारत की ओर अग्रसर होगा। और समर्थ समृद्ध भारत, ये भारत दुनिया की महाशक्ति बनेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। भारत का महाशक्ति बनना भारत को भी अपेक्षित नहीं है, पर भारत का विश्व गुरु बनना ये दुनिया में विश्व शांति का मार्ग खोलेगा। और भारत के विश्व गुरु की ओर बढ़ने का मार्ग ये सही मायने में भारत के लिए, भारत की शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र प्रथम का भाव ये शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण अंग है, और ये राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ छात्र युवाओं को जोड़ने का काम ये शिक्षा नीति ने जो किया है, मुझे ऐसे लगता है कि एक नया सूरज उगेगा। इसके विश्वास के साथ पूरा छात्र समुदाय अपनी शक्ति के साथ इस नीति के आधार पर एक सहभागिता के भाव के साथ संपूर्ण निर्माण की ओर आगे बढ़ेगा। और इसी विश्वास के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद प्रफुल्ल जी। नवी ही येणारी शिक्षा नीती ही विद्यार्थ्याला आपल्या मातेकडे, आईच्या जवळ नेणारी शिक्षा नीती आहे। ही सर्वांचा विचार करून विद्यार्थी सेंट्रिक, विद्यार्थी केंद्रित अशी ही शिक्षा नीती तयार करण्यात आलेली आहे। आणि म्हणून हा देश महाशक्ती होईल की नाही होणार, परंतु हा देश विश्वगुरुत्व करून, विश्वगुरुत्वाकडे अग्रेसर होऊन निश्चितपणे या जगामध्ये शांती आणि विकासाचा संदेश देणारा होऊ शकेल, अशा पद्धतीची आशा आणि अशा पद्धतीचं वक्तव्य माननीय प्रफुल्लजींनी या ठिकाणी केलेलं आहे। मी प्रफुल्लजींचं आभार व्यक्त करतो। आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आदरणीय मुकुलजी। प्रफुल्लजीच्या भाषणातही मुकुलजींचा उल्लेख झाला। नागपुरातच मुकुलजींचं शिक्षण झालं आणि त्यांनी लॉ हा नागपूरच्या लॉ कॉलेजमधूनच केलेला आहे। आणि मुकुलजी जेव्हा आपले पंजाबमध्ये, राजस्थानमध्ये, बिहारमध्ये होणारी भाषणं आम्ही ऐकतो, तेव्हा आम्हालाही अभिमान वाटतो। निश्चितपणे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने प्रेरित करणारी अशी आपली भाषा शैली आहे आणि अनुभव हा दांडगा आहे। स्वामी विवेकानंदांच्या जीवनावर, तत्वज्ञानावर आपण गाढा अभ्यास केलेला आहे आणि ते आपल्या जीवनामध्ये कसं आवश्यक आहे हे सांगण्याची आपली हातोटी ही अत्यंत सुंदर आणि सुलभ आहे। आम्ही आपल्यामध्ये त्यांच्यामध्ये अधिक वेळ राहणार नाही। आपण या शिक्षा नीतीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या भागीदारीच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना कशा पद्धतीच्या फॅसिलिटीज, कशा पद्धतीने विद्यार्थ्याची धारणा तयार होणार आहे आणि या देशाची चिती कशी जागृत होणार आहे, या दृष्टीने आपण मुकुलजींच्याच ओघवत्या वाणीतून हे सगळं आता ऐकणार आहोत। मी आदरणीय मुकुल कानिटकरजींना आमंत्रित करतो, आपण यावं आणि आम्हाला संबोधित करावं। आदरणीय मुकुलजी।
धन्योस्मि अनिल जी। आदरणीय प्रफुल्ल आकांत जी और फॉर्चून फाउंडेशन के माध्यम से प्रसारित होने वाले इस शिक्षण मंथन कार्यक्रम को देखने वाले सामाजिक माध्यमों के माध्यम से जुड़े हुए मातृशक्ति बंधु भगिनी वृंद और बंधुवर, 2020 जब आया तो कोविड-19 को लेकर के आया साथ में, और चीन से निकला और सारे विश्व में फैला। और जो बड़े बड़े अहमन्यता में डूबे हुए देश थे कि हमारे यहाँ तो इतनी बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज है, ऐसे तथाकथित विकसित देशों को भी पछाड़ लगा दी। और हमारे देश में जब हिंदू नव संवत्सर हम मनाने चले थे, और उसी समय उन्हीं दिनों में हमने 25 तारीख को ही हमने हिंदू नव संवत्सर दिन मनाया, और लगभग उसी समय से हमको घरवास में रहना पड़ा। भारतीय शिक्षण मंडल ने लॉकडाउन इस नकारात्मक शब्द को स्वीकार नहीं किया। हमने अंग्रेजी में भी उसका पंक्चुएशन बदल दिया, उसमें विराम देने का स्थान बदल दिया। हम लॉकडाउन नहीं कहते, हम कहते लॉक्ड ऑन। हमने स्वयं ने स्वयं को लॉक कर लिया है, ये संयम का विषय है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जब आह्वान किया था 24 तारीख की शाम को, तब उन्होंने यही कहा था कि अपने घर की देहरी को लक्ष्मण रेखा बना ले। और वही काम भारत के 130 करोड़ भारतवासियों ने जिस संयम का परिचय और जिस अनुशासन का परिचय इस संकट के काल में दिया है, वो वास्तविकता में बहुत हम सबके लिए आंखें खोलने वाला है। जो संवेदना समाज ने दिखाई है, जिसके पास नहीं था उसको सहयोग करने के लिए जो लोग बाहर निकले, और कोरोना योद्धा जो स्वास्थ्य सेवा में लगे थे, सुरक्षा में लगे थे, उनके साथ साथ समाज ने जो भागीदारी की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने धारावी की और झुग्गी में जाकर के और टेस्टिंग करने का काम किया, तो समाज में एक सकारात्मकता का संदेश इस संकट के समय पहुंचा। और भारत की ये जिजीविषा है, अनेक वर्षों से, हजारों हजार वर्षों से, अनेक आक्रमणों के बाद भी यह राष्ट्र और यह संस्कृति आज यदि विश्व विजय के लिए सन्नद्ध है, तो ऐसे ही थोड़ी है। यहाँ का पराक्रम अपने धैर्य से, अपने शांति से, अपने हिंसा से भी प्रकट होता है, वैसे ही वीरता से रण में भी प्रकट होता है। संकट के समय में संकट को चुनौती बनाना, उस चुनौती में से अवसर ढूंढना और उस अवसर से पूर्व से अधिक शक्तिशाली, समर्थ, समृद्ध बनकर के बाहर निकलना, यह इस राष्ट्र की विशेषता रही है। और ऐसा हमने हजारों हजार वर्षों से देखा है। अनगिनत आक्रमणों के बाद भी जहाँ सारे विश्व में हमारे बाद में आई हुई संस्कृतियाँ समाप्त हो गई, आज हम 10,000 से अधिक वर्ष का अखंड इतिहास लेकर के और विश्व गुरु बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी ने बहुत सुंदर बात कही थी, स्वामी विवेकानंद के ही शब्द है कि भारत दुनिया का चौधरी नहीं बनना चाहता, भारत दुनिया का सम्राट भी नहीं बनना चाहता, ना ही भारत दुनिया में व्यापार के द्वारा विश्व को लूटना चाहता है। इस भारत की सनातन आकांक्षा है जगत गुरु बनने की, विश्व गुरु बनने की। और मैं युवा शक्ति को अक्सर कहता हूं कि हमारे आंखों के सामने, हमारे देखते देखते पिछले 5 वर्ष पूर्व भारत विश्व गुरु बन गया, लेकिन हमको पता ही नहीं चला, क्योंकि समाचार माध्यमों ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी नहीं। तो मैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूं, तारीख बता देता हूं। जिस तारीख को भारत विश्व गुरु बन गया वह तारीख है 21 जून 2015। हाँ, आपने ठीक समझा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 193 देशों ने, 193 कंट्रीज, 21 जून 2015 को 193 देशों में उस देश की भूमि पर, टाइम स्क्वायर में, ट्रफालगर स्क्वायर में, ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में, कुवैत और बहरीन में बुर्खा पहनी हुई माताएं ओंकार की ध्वनि करके सूर्य नमस्कार कर रही थी। और जब 193 देशों में वहाँ के नागरिक वहाँ की भूमि पर नतमस्तक हो रहे थे, तब वो मेरी भारत माता को ही प्रणाम कर रहे थे। इसलिए भारत माता जगत गुरु तो बन गई। अब केवल हमको वास्तविकता में सारे विश्व के गुरुत्व को और स्वीकार करना है, उस दायित्व को, और सारा विश्व फिर एक बार भारत में पंक्तिबद्ध हो जाए। सुबह 2:30 बजे से अमेरिका के एम्बसी के बाहर वीसा की भिक्षा मांगने के लिए खड़े होने वाले भिखारियों के स्थान पर वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में और ऑस्ट्रेलिया में और लंदन में भारत के दूतावास के बाहर भारत में प्रवेश लेने के लिए उन देशों के विद्यार्थी खड़े होंगे, तब भारत विश्वगुरु बनेगा। और ऐसे विश्वगुरु बनाने वाली शिक्षा नीति इस देश को देने के लिए
हमारे आधुनिक काल के महान ऋषि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का हम सबको धन्यवाद देना चाहिए। याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र कैसे रहे होंगे हमने देखा नहीं, अगस्ती को हमने देखा नहीं, किंतु साक्षात जीवंत ऋषि को यदि देखना है तो ऐसे अनेक ऋषि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हमारे समक्ष, हमारी आंखों के सामने हमने देखे। और गत 4 वर्षों से इस शिक्षा नीति के लिए बार बार चर्चा करने के लिए जब जब मिलते थे तब एम के श्रीधर जी से 29 वर्ष का युवा मंजुल भार्गव, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर गणित का, जिसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, वह फिल्ड्स मेडल पुरस्कार जिसको मिला, वो मंजुल भार्गव अपने पिता के संस्कृत के शिक्षक होने पर अभिमान रखने वाला, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर की परंपरा का रक्त बहता है इसलिए मुझे गणित का पुरस्कार मिला, ये कहने वाला, उस मंजुल भार्गव के ऋषित्व की, तपस्या की, साधना के परिणाम के रूप में यह शिक्षा नीति हमारे सामने। इसलिए जो ऋग्वेद अथर्ववेद की वाणी है जो कहती है कि भद्रमिच्छन्त ऋषया स्वरविदा, उन्होंने तपो दीक्षाम, तप से दुरग्र अत्यंत उग्र तप किया, ततो राष्ट्रम बलम ओजस्व जातम। विश्व के कल्याण की कामना करने वाले ऋषियों ने उग्र तप किया, तब राष्ट्र को ओज और बल प्राप्त हुआ। अनादिकाल से कैसे हुआ होगा हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे सामने पिछले 5 वर्षों में पूरे राष्ट्र की तपस्या हमने देखी। 17 जनवरी 2015 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी के घर पे प्रेस वार्ता होती है और उसमें 33 बिंदु दिए जाते हैं कि इसके ऊपर भारत की जनता अपने विचार रखे, हम शिक्षा नीति बनाएंगे। 5 वर्ष करोड़ों लोगों ने, सारे भागीदारों ने शिक्षा के, माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, राजनीतिक प्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, सबके साथ चर्चा करने के बाद 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में चर्चा के बाद मुझे लगता है किसी भी नीति के लिए किए गए विमर्श का, कंसल्टेशन फॉर एनी पॉलिसी, इसका भी यह विश्व विक्रम होगा। दुनिया के 120 देशों में जितनी जनसंख्या वास करती है उससे अधिक लोगों ने शिक्षा नीति को बनाने के लिए सुझाव दिए। ये इस शिक्षा नीति की सर्वसमावेशकता, इस शिक्षा नीति की व्यापकता का उदाहरण है। और इसीलिए शिक्षा नीति को घोषित हुए लगभग माह होने आया है, कल 1 महीना पूरा होगा। 29 जुलाई को शिक्षा नीति घोषित हुई, आज 28 अगस्त को हम एकत्रित है। 30 दिन बाद भी पूरे देश के किसी भी पक्ष से, किसी भी विभाग से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी व्यवसाय से कोई सार्थक विरोध शिक्षा नीति का नहीं हुआ। राजनीतिक और विचारधारा के कारणों से नकार खाने में तूती बजानी पड़ती है लोगों को, तो ऐसी कुछ बातें लोगों ने की, लेकिन वो भी प्रश्न कैसे थे, इतनी आदर्श बना दी, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? इसका मतलब आपको स्वीकार तो है कि ठीक बनी है, अब इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। जो लोग 370 की धारा हटा सकते हैं, जो लोग राम मंदिर बना सकते हैं, जो शिक्षा नीति तो इम्प्लीमेंट कर ही लेंगे। मातृभाषा में शिक्षा कैसे दे दोगे? आज इस देश में 200 वर्षों से आपने अंग्रेजी थोपने के लिए सारा सरकारी तंत्र लगा दिया, व्यापार लगा दिया, पैसा लगा दिया, बाजार लगा दिया। उसके बाद भी 2011 की जनगणना में केवल 12% लोगों ने लिखा कि हमको अंग्रेजी आती है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि 12% लोगों को अंग्रेजी आती है, मैंने कहा कि 12% लोगों ने लिखवाया कि मुझे अंग्रेजी आती है। उनमें से भी कितनों को आती है पता नहीं, लेकिन 88% लोगों ने तो, इस देश की 130 करोड़ में से 88% लोगों ने तो प्रामाणिकता से, निष्ठा से माना कि अंग्रेजी हमें आती नहीं। तो ये शिक्षा नीति तो उन लोगों की समावेशकता की बात कर रही है ना। लगभग सभी बिंदु प्रफुल्ल जी ने हमारे इस शिक्षा नीति में जो विद्यार्थी सहभाग के हैं वो सभी बिंदुओं को स्पर्श किया, GER की बात भी की। लेकिन ये जो मातृभाषा में शिक्षा वाला विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस विद्यार्थी सहभाग के बारे में। पहली बार स्वतंत्रता के बाद 73 वर्षों में पहली बार ऐसी शिक्षा नीति हमको मिली है कि जिसके 2022 के बाद जब लगभग पूरा लागू हो जाएगा, 5+3+3+4, पहले 5 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष और फिर 4 वर्ष, और ये लचीला विषय चयन, इतना अद्भुत, मन में जो बात है वो ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल। और जिसके मन में सचिन तेंदुलकर 12वीं पास भारत रत्न है, इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बूते पर ग्रेजुएट कर सकता है,
खेल के विषय लेकर के ग्रेजुएट कर सकता है। ऐसी अद्भुत शिक्षा नीति। और इसकी एक और विशेषता है, इसको यदि ढंग से लागू किया जाए, कुछ राज्य सरकारें गड़बड़ करेगी जैसा कि होता है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति से यदि अधिकतर राज्यों में इसको सही ढंग से भाषा नीति को लागू किया जाए तो पहली बार ऐसी शिक्षा व्यवस्था बन सकती है जिसमें कोई बालक यदि चाहे तो पहली से लेकर पूरा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा तक बिना अंग्रेजी को स्पर्श किए शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यह पहली बार हुआ है। नहीं तो 10वीं में ज़्यादातर जो अनुत्तीर्ण होने वाले, नापास होने वाले, फेल होने वाले बच्चे हैं वो या तो गणित में फेल होते हैं या अंग्रेजी में फेल होते हैं। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमने गणित में भी, गणित की दिक्कत नहीं है, गणित तो भारतीयों को, मंजुल भार्गव को वहाँ के अमेरिका के लोग कहते कि तुम्हारे तो रगों में गणित है। एक पाकिस्तानी का ब्लॉग में पढ़ रहा था, अमेरिका में रहने वाला पाकिस्तानी, वो ब्लॉग लिखता है, उस ब्लॉग में उसने लिखा कि बचपन से मेरे को इतना दुख होता था जब मेरे विद्यार्थी कहते, मेरे शिक्षक मुझे कहते थे कि भारतीय होकर के तेरे को गणित नहीं आता। अब अमेरिका में भारत और पाकिस्तान, उनको फर्क पता नहीं चलता, सांस्कृतिक रूप से वैसे भी एक है, भौगोलिक रूप से। तो वो कहता था बचपन से मुझे ये गाली सुननी पड़ती थी कि भारतीय होकर के गणित कैसे नहीं आता। जिनके रगों में, जिनके रक्त में आर्यभट्ट और भास्कराचार्य, वो गणित में क्यों असफल होते? भाषा के कारण। गणित के शब्दों की भाषा नहीं समझ पाते, इसलिए गणित में फेल होते। इसलिए 8वीं के बाद गणित और साइंस में अंग्रेजी में ही पढ़ना है। महाराष्ट्र में ये विवशता है आज। इस विवशता के कारण बच्चों के कुंठित हो जाते हैं और उनका विकास नहीं होता। वो अपनी प्रतिभा को, आज भारतीय क्रिकेट आज चरम पे आ गया और वर्ल्ड कप हम हमेशा जीतने की बात करते हैं क्योंकि रांची का कोई आकर के खेलने लगा। जब तक दिल्ली मुंबई वाले केवल अंग्रेजी बोलने वाले खेलते थे तब हम विश्व में सारे खेलों में आगे नहीं थे। जैसे हमने अपने गांव की संभावनाओं को और पोटेंशियल को आगे बढ़ाया, और वही काम ये शिक्षा नीति करेगी। ये शिक्षा नीति प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर की सुप्त और संभावना को संभव बनाएगी। जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त की माँ को कहा था, तूने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं उसके संभव बना करके दिखाऊंगा। ये जो शिक्षा नीति का मूल कर्तव्य है उसका पालन ये करेगी। इसलिए ये शिक्षा नीति अपने सामने उच्च लक्ष्य रखती है। 14 वर्ष की आयु तक 8वीं करने वाली जो शिक्षा नीति में पहले जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, उस शिक्षा के अधिकार में 14 वर्ष तक के बालक, प्रत्येक बालक को और निःशुल्क शिक्षा दिलाना ये सरकार का कर्तव्य, ये बात कही गई। इसलिए 14 वर्ष तक का प्रत्येक बालक शिक्षित हो, ये बात कही। ये शिक्षा नीति कह रही है 18 वर्ष तक। 18 वर्ष की जो भारत की जनसंख्या होगी वह किसी भी समय 2032 के बाद उन्होंने अपने सामने लक्ष्य रखा है। 2032 के बाद किसी भी वर्ष आप 18 वर्ष के बालक को यदि देखोगे तो वह शिक्षित बालक होगा। ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का ये अर्थ है। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का अर्थ है उस आयु वर्ग की जनसंख्या का 100% शालेय शिक्षा में जाएगा और 50% उच्च शिक्षा में जाएगा। 2035 के लिए यह लक्ष्य शिक्षा नीति अपने सामने रखती है। 18 से 22 आयु वर्ग की जनसंख्या यदि आप लोगे तो उस 18 से 22 आयु वर्ग में से आज 24% लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन का 23.8% है। 24% लोग 18 से 22 आयु वर्ग के यह शिक्षा व्यवस्था में जा रहे हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा में। उसको 24% को अभी तक हम 30% के लक्ष्य नीति आयोग वगैरह देता रहा है पिछले 10, 12, 15 वर्षों से। पहली बार ये शिक्षा नीति कहती है कि 50% बच्चों को हम ग्रेजुएशन में एडमिशन देंगे। और उसका कारण ही है जो बात प्रफुल्ल जी ने बताई, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान होने से ये संभव होगा। लचीलापन विषय चयन में होगा कि मैं गणित के साथ में और इकोनॉमिक्स पढ़ सकता हूँ, मैं फिजिक्स के साथ में संगीत पढ़ सकता हूँ। मेजर और माइनर विषयों की व्यवस्था कि एक विषय महत्वपूर्ण प्रमुख विषय होगा, दूसरा गौण विषय होगा। ऐसे 3 वर्ष में 3 प्रमुख और 3 गौण विषय चयन करके 4 वर्ष का ग्रेजुएशन, 4 वर्ष का जो स्नातक होगा वो 1 वर्ष में पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। विद्यार्थी, प्रत्येक भारत के विद्यार्थी को अवसर प्रदान करने वाली शिक्षा व्यवस्था, उसके गवर्नेंस मॉडल में चेंज कर दिया, उसकी संरचना में परिवर्तन कर दिया, ऑटोनॉमस क्लस्टर इंस्टीट्यूशंस की बात की। इसके कारण सर्वसमावेशकता बढ़ेगी।
और जैसा बहुत सुंदर तरीके से बताया वंचित वर्ग के लिए, और वंचित वर्ग में सामान्य रूप से जो SC ST और अल्पसंख्यक आदि ही बात होती थी, पिछड़ा वर्ग की बात होती थी। पहली बार शिक्षा नीति दिव्यांगों को भी वंचित समूहों में रख रही है और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था हर विद्यालय महाविद्यालय में हो, इसकी बात कर रही है। शालेय शिक्षा वाले भाग में भी उनके लिए विशेष छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति की बात कर रही है, फ्रीशिप की बात कर रही है। उच्च शिक्षा में भी बात कर रही है। केवल इतना ही नहीं, उनके प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की बात कर रही है। और लिंग अनुपात को ठीक करने के लिए, बहनों की और अंदर शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तो एक अलग से जेंडर फंड की बात यह शिक्षा नीति कर रही है। अत्यंत क्रांतिकारी ऐसे उपाय शिक्षा नीति हमको बताती। 1823 में भारत का सर्वेक्षण हुआ था मैकॉले के आने से पहले। 1835 में ब्रिटिश व्यवस्था भारत में लागू होती है, 1823 में सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण का कारण भी ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने घोषणा की थी कि स्थानीय विद्यालयों के लिए, पाठशालाओं के लिए हम 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष अनुदान देंगे। भारत के अनादिकाल से चले आ रहे शिक्षा इतिहास में पहली बार सरकारी अनुदान की बात हुई थी। गुरुकुलों में सरकार का पैसा नहीं लेते थे, ग्रांट की बात नहीं होती थी। वहाँ तो दान कर सकता था राजा, अनुदान नहीं दे सकता था, क्योंकि अनुदान के साथ में शर्तें आती है, कंडीशंस आती है। दान दे दो और बाकी आचार्य तय करेगा कि उस पैसे का कैसे व्यय करना है। राजा को यह अधिकार था। पहली बार सरकारीकरण हुआ शिक्षा का 1835 में। लेकिन उससे पहले जब मैकॉले उनका लीगल एडवाइजर था, मैकॉले कोई शिक्षाविद नहीं था, मैकॉले वकील था, ईस्ट इंडिया कंपनी का वकील था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको पूछा, ये 1 लाख रुपए की घोषणा तो कर दी, बांटेंगे कैसे? तो मैकॉले ने उल्टा प्रश्न पूछा, कोई भी वकील पूछेगा कितने विद्यालयों में बांटना है, तो बोले पता नहीं। तो बोले पहले पता करो। पता करने के लिए 1819 से लेकर 1823 तक पटवारियों के माध्यम से, रेवेन्यू ऑफिसर्स के माध्यम से 7 लाख गांवों का सर्वेक्षण होता है। और भारत के 7 लाख गांवों में एक भी गांव ऐसा नहीं मिलता जिसमें शिक्षा की व्यवस्था न हो। और केवल संस्कृत पाठशाला, वेद पाठशाला नहीं, उच्च और सर्जरी सिखाने वाले, मेटलर्जी सिखाने वाले विद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान 1823 में केवल बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जिसमें पूरा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, आगरा तक का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूरा का पूरा पाकिस्तान, लगभग आधे से अधिक, पंजाब वाला छोड़ करके, ऊपर वाला छोड़ करके, अफगानिस्तान का कुछ भाग, ये जिस बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था उसमें 1,13,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान थे। ये विलियम एडम ने लिखा है, थॉमस मुनरो ने लिखा है, मेरे जैसे किसी प्रचारक ने नहीं लिखा। अंग्रेजों की लेखनी से लिखी हुई बात है कि भारत की साक्षरता 1823 में 100%, हर जाति के हर बालक बालिका के लिए शिक्षा की व्यवस्था भारत में थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वेक्षण किया थॉमस मुनरो ने, 100% साक्षरता। बॉम्बे प्रेसिडेंसी विलियम एडम 98%, 98% साक्षर था। पंजाब प्रोविंस जो उत्तर भारत का हिस्सा था, पंजाब और पाकिस्तान और बिल्कुल अफगानिस्तान का पूरा हिस्सा, तिब्बत तक का, हिमालय का हिस्सा, उस समय 93%, 93% विलियम लिटनर ने सर्वेक्षण किया। और विलियम बेल ने कलकत्ता प्रेसिडेंसी में किया, वहां भी 98%, ऑन एन एवरेज 96% लिटरेसी थी 1823 में। और 1947 में जब अंग्रेज इस देश को लूट करके गए, तब हमारी साक्षरता की प्रतिशत थी 12%। 12% साक्षरता से 70 साल में हम 78% तक पहुंचा पाए हैं। आज 78% लोगों को साक्षर कर पाए। ये शिक्षा नीति 100% शिक्षा की बात कर रही है, साक्षरता की नहीं। आने वाले 10 वर्षों में भारत में पैदा होने वाला हर बालक विद्यालय में प्रवेश करेगा। और उसके लिए पहली बार गुरुकुल जैसी वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था को और मान्यता देने वाली बात शिक्षा नीति ने की है। होम स्कूलिंग को मान्यता देने की बात की है, ऑल्टरनेट मोड्स ऑफ एजुकेशन को इंक्लूड करने की, यानी हर विद्यार्थी का सहभाग हो सके, हर बालक का सहभाग हो सके। मतलब विद्यार्थी सहभाग का जो एक आदर्श भारत ने प्रस्तुत किया था 1823 में, जब हम वास्तविकता में विश्वगुरु थे, जब दुनिया भारत में सीखने के लिए आती थी, इब्न बतूता, मार्को पोलो से लेकर सारे भारत में आने वाले प्रवासियों ने जिस अद्भुत शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया है, उसको फिर एक बार लाने वाली शिक्षा व्यवस्था। और विश्वगुरु शब्द का प्रयोग भी पहली बार किसी सरकारी डॉक्यूमेंट में हुआ है स्वतंत्रता के बाद। अंग्रेजी में लिखे हुए डॉक्यूमेंट में विश्वगुरु शब्द का प्रयोग किया है। वैश्वीकरण के चैप्टर में, इंटरनेशनलाइजेशन वाले चैप्टर में अंग्रेजी में विश्वगुरु शब्द का प्रयोग किया शिक्षा नीति को लिखने वालों ने।
और उन्होंने क्या लिखा है उसमें, उन्होंने लिखा है कि वही फिर से और नए से बनाएंगे नहीं, पुनर्स्थापना की बात की है। री एस्टैब्लिशिंग द विश्वगुरु स्टेटस, ये शब्द प्रयोग किया है और उसके लिए 3 उपाय बताए। हमारे यहाँ लोगों ने, जो नतदृष्ट लोग हैं, वो अपने नाक खुजा करके दूसरे का अपशकुन करने की आदत होती है। वो लोग कह रहे हैं कि विदेशी शिक्षा संस्थाओं को 100 यूनिवर्सिटीज़ को भारत में बुला लिया, इससे क्या विश्वगुरु बनेगा। लेकिन ये नहीं देख रहे कि उसी वाक्य के पूर्वार्ध में, ये उत्तरार्ध है, सेम वाक्य का पहला क्लॉज वह कहता है, पूर्वार्ध कहता है कि भारत के विश्वविद्यालयों को विश्व में अपने परिसर खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ विश्व के 100 सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों को भारत में और कैंपस खोलने का अनुमति दी जाएगी। और आगे लिखा है उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और वो लीगल फ्रेमवर्क भारत के ऑटोनॉमस और निजी संस्थाओं के लिए जो नियम होंगे उसके एट पार, उसके बराबरी में होगा। कोई विशेष सुविधा देने की बात नहीं की है, ये पहली बार। और दूसरी बात, नहीं तो पहले फॉरेन यूनिवर्सिटीज एक्ट लाए थे कपिल सिब्बल जी, और उससे मैं पूरी तरह से शरणागत, क्योंकि हम गुलामी की मानसिकता से बाहर ही नहीं निकले। आज पहली बार भारत के आत्मविश्वास को लेकर के शिक्षा नीति लिख रही है, तब विश्वगुरु बनेगी। इसलिए विद्यार्थियों का सहभाग, अनिल जी, केवल भारत के विद्यार्थियों का नहीं, विदेशों के विद्यार्थियों का भारत में सहभाग बढ़ाने की बात ये शिक्षा नीति करती है। तीसरा उपाय यही बताया विश्वगुरु बनने के लिए कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में, प्रत्येक विद्यापीठ में एक स्पेशल सेल होगा जो विश्व के विद्यार्थियों को भारत में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करेगा और उनको सहूलियत प्रदान करेगा। ये वो स्वप्न है जब नालंदा में प्रवेश परीक्षा होती थी और 10,000 लोगों की प्रवेश परीक्षा के लिए 1.5 लाख लोग आते थे, और जब 10,000 को ही नालंदा में प्रवेश मिलता था तो जिनकी छटनी हो गई बेचारों की, व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं थी, इतने दूर से आकर के नालंदा पहुंचे हुए लोग अब वापस अपने अपने देश कैसे जाएंगे। तो ऐसे छिटके हुए, ऐसे जो रह गए, वंचित रह गए प्रवेश से, उनके लिए 18 विश्वविद्यालय नालंदा के 100 मील के घेरे में थे। उन 18 विश्वविद्यालयों में ये रहे हुए लोग पढ़ते थे। ये भारत की विश्वगुरु की जो स्थिति थी वह आज फिर से इस शिक्षा नीति से आ सकती है। ऐसे अनेक और अद्भुत प्रावधान इस शिक्षा नीति में दिए गए हैं। वंचित वर्ग का विचार करते समय इतनी समग्रता कभी आज तक नहीं हुई। केवल आरक्षण दे देने से, केवल राजनीतिक और तुष्टीकरण के लिए कुछ घोषणाएं कर देने से, बिल्कुल व्यावहारिक उपाय करने का काम किया है। जैसे बीएड, टीचर एजुकेशन वाले चैप्टर में कहा है कि गांवों के लोग शिक्षक बने, इसके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोग 4 ईयर बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश ले, इसके लिए विशेष प्रावधान की बात कर रहे हैं। इतनी दूरदृष्टि। आज हम परेशान है कि गांव में शिक्षक नहीं मिलता। जिस शिक्षक को गांव में पोस्टिंग करते वो गांव में जाता नहीं। ये दुख है सारी सरकारों का, पूरे भारत भर की। उसका उपाय गांव के ही व्यक्ति को शिक्षक बनाना है। एकल विद्यालय में हमने करके दिखाया, 8वीं पास बच्चे को शिक्षक बना दिया, तो आज लाखों एकल विद्यालय पूरे भारत के वनवासी क्षेत्र में सेवा भाव से चल रहे, बिना सरकारी हस्तक्षेप के। तो यह काम सरकार के स्तर पर करने की बात की। एल्यूमिनी की बात शिक्षा नीति कर रही है, पूर्व छात्रों की बात कर रही है। इसलिए 6% जीडीपी केवल सरकार के प्रयत्नों से नहीं होगा, समाज के योगदान की बात कर रही है, समाज पोषित शिक्षा नीति। इसलिए विद्यार्थियों के सहभाग की, समाज के सहभाग की, स्कूल के मैनेजमेंट में, मूल्यांकन में विद्यार्थी के फीडबैक को महत्व दिया है। शिक्षकों की तो थोड़ी सी कठिनाई हो ही जाएगी, विद्यार्थियों के साथ उनके संबंध ठीक हो ही जाएंगे, क्योंकि शिक्षक की पदोन्नति विद्यार्थी के फीडबैक पर निर्भर कर दी है, सीधा सीधा उसको जोड़ दिया है। और विद्यार्थियों के बीच की प्रतिस्पर्धा को भी कम करना पड़ेगा। आज जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा से हमारे विद्यार्थी तनाव में आ रहे हैं और उसी कारण आत्महत्याएं ज़्यादा होती है 12वीं में और 10वीं में, उसको समाप्त करने वाला एक अद्भुत उपाय इस शिक्षा नीति में बताया है। इस शिक्षा नीति में उन्होंने ये प्रावधान किया है कि छात्र भी एक दूसरे का फीडबैक देंगे और वो मूल्यांकन में आएगा। मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं और वो मेरे बारे में मूल्यांकन देंगे और उसके क्रेडिट मुझे मिलने वाले हैं, तो मैं एक दूसरे का सहयोग करूंगा। जो हिस्ट्री में ठीक है वो दूसरों को हिस्ट्री सिखाएगा, जो गणित में ठीक है वो बाकी लोगों को गणित सिखाएगा। कॉम्पिटिशन विल चेंज इनटू कोऑपरेशन, सहयोग में परिवर्तन होगा। यह सामूहिक चरित्र के विकास का उपाय है। एक और बात बता करके अपनी बात को समाप्त करता हूं।
मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ, बहुशाखीय अप्रोच के साथ समग्र और एकात्म दृष्टिकोण की भी बात ये शिक्षा नीति करती है। और इसलिए कहती है, भारतीय भाषाओं का भी बात कहती है कि मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, LLB की भी शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए नागपुर के मेडिकल कॉलेज में एक टुकड़ी, एक सेक्शन मराठी में डॉक्टर बनने वालों का बन जाए तो आश्चर्य नहीं, आने वाले 10, 12, 15 वर्षों में इस शिक्षा नीति ने उसका प्रावधान किया है, लीगल प्रावधान कर दिया। अब उसको इम्प्लीमेंट करना हम लोगों के हाथ में, क्योंकि भले ही अंग्रेजी में पढ़ करके डॉक्टर बने, जब पेशेंट आता है तो वो पेट में दर्द ही बताता है। वो पेट में दर्द को डॉक्टर ने पढ़ा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, अब उसको वो लिंक लगाने में ये बोल क्या रहा है, उसको अपने पढ़ाई से जोड़ने में ही उसका सारा दिन चला जाता है। इसलिए डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टरी सीखने में 15 साल लग जाते हैं। इसलिए यदि अपनी मातृभाषा में सीखेगा तो वो डॉक्टर जल्दी बन जाएगा। और फिर मेडिकल के पाठ्यक्रम में हम सब लोग कहते हैं अच्छा डॉक्टर तो बना दिया, अच्छा मनुष्य कब बनाओगे? ये शिक्षा नीति उसकी व्यवस्था कर रही है। ये शिक्षा नीति कह रही है गांव का बच्चा डॉक्टर बनने के लिए जाएगा तो वो वहाँ उस मेडिकल कॉलेज में अपने आप को अलग नहीं मानेगा, क्योंकि उसके स्थानीय परिवेश का पाठ्यक्रम में उपयोग कर रहा है। समग्र पाठ्यक्रम के अंदर 50% पाठ्यक्रम यह सामान्य बातें, साहित्य का, स्थानीय भूगोल का, स्थानीय परंपराओं का, भारत के इतिहास का, नागरिक कर्तव्यों का, संविधान में दिए गए हुए जो 11 नागरिक कर्तव्य, ये पाठ्यक्रम का भाग बना दिया, अभ्यासक्रम का भाग बना दिया। इसलिए मेडिकल में जाओ या इंजीनियरिंग में जाओ, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी और उपाय यह शिक्षा नीति कर रही है। उसमें एक पूरा का पूरा 100 मार्क का सब्जेक्ट भारत का ज्ञान उन्होंने शब्द प्रयोग किया है। मैंने उनको कहा उसको भारत बोध नाम दीजिए, भारत का बोध बचपन से बच्चे में जागृत हो। ये हमने भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से सुझाव दिया है कि उस पाठ्यक्रम को भारत बोध कहा जाए। आज उत्तर प्रदेश में चलता है, राष्ट्र गौरव नाम से एक पुस्तक चलती है जो 8वीं से लेकर 12वीं तक हर बच्चे को पढ़नी पड़ती है, 100 अंकों का पेपर होता है। अब इसको शिक्षा नीति ने उसका अंग बना लिया कि 6ठी कक्षा से लेकर और पूरा स्नातकोत्तर ये पढ़ेगा, वो भारत का ज्ञान पढ़ेगा। पहली बार हुआ ये भारत केंद्रित था। इसलिए विद्यार्थियों के लिए बनी हुई शिक्षा नीति, मूल्यांकन से लेकर पाठ्यक्रम निर्माण से लेकर हर गतिविधि में विद्यार्थी के सहभाग के बिना पूर्णता नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था विद्यार्थी को छोड़ करके नहीं हो सकता। ऐसी व्यवस्था बनाने वाली शिक्षा नीति, जैसा कि मैंने कहा, एक ऋषि ने हमको दी है। अंतिम केवल इतना ही आह्वान है कि शिक्षा नीति तो बन गई, लेकिन इसका अनुपालन सरकार पर छोड़ने से नहीं होगा, क्योंकि दहेज एक्ट बन करके 35 वर्ष हो गए और इतना कठोर अधिनियम कानून और कोई नहीं है इस देश में। केवल 2 ही ऐसे अधिनियम, 2 ही ऐसे कानून हैं जिसमें अपराधी को सिद्ध करना पड़ता है कि उसने अपराध नहीं किया। बाकी सारे इसमें सरकार को सिद्ध करना पड़ता है। कसाब के बारे में भी सरकार को सिद्ध करना पड़ा, साईं बाबा के बारे में भी सरकार को सिद्ध करना पड़ा, लेकिन केवल दहेज एक्ट और एट्रोसिटीज एक्ट, ये 2 एक्ट ऐसे जिस पे आरोप लग गया उसको सिद्ध करना पड़ता है कि मैं निरपराध हूँ। इतने कठोर कानून के बाद 35 वर्ष हो गए, दहेज बंद नहीं हुआ, क्योंकि सरकार तो केवल नीति बना सकता है, उसको अपनाना, लागू करना, अमल में लाना, क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना समाज के हाथ में। इसलिए समाज की सहभागिता से बनी हुई यह शिक्षा नीति, समाज की सहभागिता से और खास करके शिक्षकों की सहभागिता से, शिक्षकों के दायित्व से, विद्यार्थियों की सहभागिता से, माता पिता के, अभिभावक की सहभागिता से ही सफल हो सकेगी। इसलिए हम सब प्रबुद्ध जनों का ये कर्तव्य है। और इसलिए फॉर्चून फाउंडेशन को और अनिल सोले जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये जन जागरण का काम शुरू किया। बिना जन जागरण के यह संकल्प सिद्ध नहीं हो सकता। इस संकल्प की सिद्धि के लिए जनता को जागृत करना, जोड़ना, यह काम आवश्यक है। जो फॉर्चून फाउंडेशन ने शुरू किया है, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाए और भारत को पुनः एक बार विश्व गुरु बनाए। इसी अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद मुकुलजी. जसं मी म्हटलं होतं की या शिक्षण नीतीचे वेगवेगळे आयाम माननीय मुकुलजींच्या ओघवत्या वाणीतून आपल्याला आज ऐकायला मिळाले. विद्यार्थ्यांच्या संभावनांना संभव बनवणारी ही शिक्षा नीती आहे. सामूहिक सहभागातून सहपाठींचे शिक्षण हे या शिक्षा नीतीची विशेषता आहे आणि पाठ्यक्रम मूल्यांकनासहित सर्व गतिविधींमध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग अपेक्षित करणारी ही विद्यार्थ्यांच्या हिताची शिक्षा नीती आहे.
शेवटी मुकुलजींनी आपल्याला सांगितलं आहे की नीतीचं तर सर्वांकडून स्वागत होत आहे, परंतु याला ज्या पद्धतीने सर्वांच्या सहभागिताने बनवलेलं आहे तसंच याला जर यशस्वी करायचं असेल तर समाजाला या नीतीच्या दृष्टिकोनातून जनजागृती करावी लागेल, जागृत व्हावं लागेल आणि याच्या क्रियान्वयनामध्ये देखील सहभागिता आणावी लागेल. तरच भारत या विश्वगुरूच्या संज्ञेपर्यंत जो पोहोचला आहे तो खऱ्या अर्थाने त्या पद्धतीपर्यंत पोहोचेल. आदरणीय मुकुलजींनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल त्यांचं मी आभार व्यक्त करतो. आदरणीय मुकुलजी, आदरणीय प्रफुल्लजी दोघंही आपल्या व्यस्त कार्यक्रमांमधून या ठिकाणी आले. हे याच्याकरता म्हणतो मी की दोघांचेही भारतभर दौरे असतात, प्रवास असतात आणि त्याच्यामुळे आज त्यांनी येऊन आम्हाला मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी आपलं फॉर्च्यून फाउंडेशनच्या वतीने मुकुलजी आणि प्रफुल्लजी यांचा आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आपण सर्व आज या फेसबुक लाईव्ह कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सतत फॉर्च्यून फाउंडेशनवर प्रेम करत आज 6व्या दिवसाच्या सत्रामध्ये सहभागी झालात. त्याबद्दल मी आपलं आणि सर्व दर्शकांचं, श्रोत्यांचं फॉर्च्यून फाउंडेशनच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. उद्या आपलं 7वा दिवस आहे आणि या उद्याचा कार्यक्रम ठीक दुपारी 4 वाजता सुरू होईल. राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 व्यावसायिक शिक्षण आणि या व्यावसायिक शिक्षणावर मार्गदर्शन करण्याकरता आपल्यामध्ये उपस्थित राहतील आदरणीय मिलिंदजी मराठे, ठाण्याहून आपल्याशी बोलतील आणि नागपूर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर चौधरी हे देखील आपल्यामध्ये उपस्थित होतील. आपण ठीक रोजच्यासारखं उद्या संध्याकाळी 4 वाजता फॉर्च्यून फाउंडेशनच्या या कार्यक्रमामध्ये सम्मिलित व्हावं अशी विनंती करतो. सर्वांचा आभार व्यक्त करतो. हा कार्यक्रम इथेच संपला. भारत माता की जय.